बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे और उसके हम शार्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट जो कि बोर्ड के अंदर आने वाले हैं उनको हम डिस्कस करने जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, हाउ इट वाज रिजेक्टेड। इस तरह से भी ये क्वेश्चन आ सकता है, गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ वॉलर्स वर्क इन डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वाइटल फोर्स थ्योरी की डेफिनेशन सबसे पहले आप लोगों ने लिखनी है कि इट वाज बिलीव्ड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड ओनली बी प्रिपेयर्ड विद इन द लिविंग थिंग्स एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल। कि ये बिलीव किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो जस्ट या तो प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी के अंदर प्रिपेयर होते हैं, इनको हम आर्टिफिशियली लैब के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो इसको हम वाइटल फोर्स थ्योरी कहते थे, जबकि फ्रेडरिक वोलर ने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया। दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड बाय फ्रेडरिक वोलर व्हेन ही प्रिपेयर्ड यूरिया हीटिंग अमोनियम सायानेट। अमोनियम सायानेट जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको हीट किया तो हीट करने से क्या बन गया, Na2 टेकन ट्वाइस CO, जो कि यूरिया का फार्मूला है। सो दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड बाय फ्रेडरिक वोलर व्हेन ही प्रिपेयर्ड यूरिया बाय हीटिंग अमोनियम साइनाइड। एमसीक्यूज भी इस तरह से आता है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है जो कि आर्टिफिशियल लैब के अंदर प्रिपेयर किया गया, तो स्टूडेंट्स वो कौन सा है, वो यूरिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है। तो हम जानते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी आर ऑर्गेनिक इन नेचर, as these involve protein, carbohydrates, lipids, vitamins, enzymes, etc. ये सारे के सारे कंपाउंड्स क्या हैं, ऑर्गेनिक नेचर के हैं। हमारी फूड, हमारी मेडिसिन, हमारी क्लॉथिंग, जो कपड़े हम पहनते हैं, कॉटन के हों, सिल्क के हों, व्हाट्सएवर, वो सारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा डेली लाइफ में हम ये चीजें यूज करते हैं, प्लास्टिक है, सिंथेटिक रबर है, पेंट्स है, टेक्सटाइल फाइबर्स है, डाइज है, डिटर्जेंट्स हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, कॉस्मेटिक्स एटसेट्रा आर ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाउ वुड इज कन्वर्टेड इनटू कोल। तो फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नंबर 1 है कोल, नंबर 2 है नेचुरल गैस, नंबर 3 है पेट्रोलियम। नेचुरल गैस के अंदर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यानी कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 4 तक के कंपाउंड होते हैं स्टूडेंट्स। पेट्रोलियम जो है, इसके अंदर बहुत सारी फ्रैक्शंस होती हैं, दो तीन कॉमन जो है वो मैंने लिखी हैं, जैसे कि पेट्रोलियम गैसेज है, गैसोलीन जिसे हम पेट्रोल कहते हैं, केरोसिन ऑयल जिसे हम मट्टी का तेल वगैरह भी कहते हैं, कि इट इज बिलीव्ड दैट 50 मिलियंस years ago trees buried inside earth crust got changed into peat and coal through bacterial and chemical reactions। के सदियों पहले जो दरख्त थे वो जमीन के नीचे दफन होते चले गए और उसके ऊपर मट्टी आती चली गई। तो मट्टी की तय दर तय जब उसके ऊपर आ गई तो बैक्टीरियल एक्शन और कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से वो जो वुड थी वो आहिस्ता आहिस्ता कोल के अंदर कन्वर्ट होती चली गई। और इसके जो स्टेजेस हैं वो लिखी हुई हैं कि वुड चेंज इनटू पीट, पीट चेंज इनटू लिग्नाइट, लिग्नाइट इनटू बिटुमिनस कोल एंड फाइनली इनटू एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द कोल। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन कार्बोनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, गिव द प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल। तो कार्बोनाइजेशन क्या है कि जब हम कोल को यानी कोयले को हाई टेम्परेचर पे इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट करते हैं, यानी व्हेन कोल इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर से 500 to 1000 सेल्सियस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इट इज कन्वर्टेड इनटू, वो तीन किस्म की फ्रैक्शंस जो है, गैस, लिक्विड और सॉलिड, वो हमारे पास हासिल होती हैं। गैस जो है वो कोल गैस होती है, अगेन इसमें कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 4 तक के कंपाउंड होते हैं। कोल टार लिक्विड फ्रैक्शन होती है और इसमें बेशुमार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जिस तरह से बेंजीन है, नेफ्थालीन है, एंथ्रासीन है, थायोफीन है, ये इसके अंदर मौजूद होते हैं। कोक जो कि हमारे पास सॉलिड रेजिड्यू मटेरियल जो कि एंड पे बच जाता है, उसे हम कोक कहते हैं। कोल टार कंटेन लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि अभी मैंने बोला
और उनको हम सेपरेट कर लेते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बेस के ऊपर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट इज क्रूड ऑयल? नेम सम पेट्रोलियम फ्रैक्शंस अलोंग विद देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। क्रूड ऑयल क्या है? कुछ चंद एक पेट्रोलियम फ्रैक्शंस के नेम भी लिखे और उनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी लिखे। सो क्रूड ऑयल की डेफिनेशन देखते हैं पहले कि अ थिक ब्लैकिश लिक्विड obtained from rocks is known as crude oil. It is refined by fractional distillation to get different petroleum fractions. Following are important fractions, जैसा कि नेचुरल गैस है, बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस होता है। फॉर एग्जांपल मीथेन से लेके ब्यूटेन तक। गैसोलीन जिसे हम पेट्रोल कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट 40 से 220 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और इसमें हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन जो है ये फ्रैक्शंस होती हैं। और नेक्स्ट जो है वो कैरोसिन ऑयल, जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट 175 से 325 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और इसमें ऑक्टेन से लेके ब्यूटाडीकेन तक, यानी कार्बन नंबर 8 से लेके कार्बन नंबर 14 तक के जो फ्रैक्शंस है वो इसमें पाई जाती है, कार्बन नंबर 8 टू कार्बन नंबर 14। सो ये चंद एक फ्रैक्शंस है स्टूडेंट्स जो कि आपको बोर्ड के पेपर में पूछी जा सकती हैं। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम क्रैकिंग की जो है वो डेफिनेशन देंगे कि क्रैकिंग की डेफिनेशन जो है वो क्या है। तो क्रैकिंग की डेफिनेशन देखें, ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट। Breaking of higher hydrocarbons having high boiling point into variety of hydrocarbons which are more volatile, यानी low boiling point वाले। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इसमें जो है वो हेक्साडिकेन C16834 है। जब हम इसको 700 डिग्री सेल्सियस के ऊपर स्टूडेंट्स हीट करते हैं तो हमारे पास हेप्टेन C7H16 हासिल होता है, प्लस इथीन हासिल होता है, प्लस प्रोपीन हासिल होता है। तो क्रैकिंग इंक्रीजेस द यील्ड ऑफ गैसोलीन। बाज़ वक़्त क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि व्हाई देयर इज नीड फॉर क्रैकिंग, कि क्रैकिंग की हमें जरूरत क्यों पेश आती है। तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है कि पेट्रोलियम फ्रैक्शन जो हमारे पास हासिल होती है उसमें से गैसोलीन जो है उसकी डिमांड कंपैरेटिवली किसी भी कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा होती है। तो गैसोलीन की परसेंटेज बहुत ही लो होती है। तो गैसोलीन की परसेंटेज को आगमेंट करने के लिए हमें क्रैकिंग की जरूरत पड़ती है, ताकि हम लेस डिजायरेबल फ्रैक्शंस जो है या लेस यूज होने वाली जो फ्रैक्शंस है उनको हम ब्रेक डाउन करके तो गैसोलीन के अंदर कन्वर्ट कर सकें। तो इसीलिए ये लिखा हुआ है कि क्रैकिंग इंक्रीजेस द यील्ड ऑफ गैसोलीन, मोर ओवर इट प्रोड्यूसेस इथीन, प्रोपीन एंड ब्यूटीन। These are used in the manufacturing of plastics, detergents, fertilizers and other important chemicals. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज ऑक्टेन नंबर, हाउ इट कैन बी इम्प्रूव्ड। ऑक्टेन नंबर क्या है, इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो पहले स्टूडेंट्स हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन इज इंडिकेटेड बाय इट्स ऑक्टेन नंबर। एज ऑक्टेन नंबर इज इंक्रीज्ड, इंजन इज लेस लाइकली टू प्रोड्यूस नॉकिंग। तो आइसो ऑक्टेन जो है ब्रैकेट में उसका यूपैक नेम लिखा हुआ है, 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन burns very smoothly in an engine is given octane number 100। तो आइसो ऑक्टेन को हम 100 ऑक्टेन नंबर प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह से इसकी परसेंटेज स्टोर्स कम होती चली जाएगी उस तरह से ऑक्टेन नंबर भी कम होता चला जाएगा। एक बात और ज़हन में रख ले कि पेट्रोल जो है जिसे हम गैसोलीन कहते हैं इसकी क्वालिटी तो हम ऑक्टेन नंबर से चेक करते हैं। तो फिर डीजल की क्वालिटी किस तरह से चेक करते हैं, तो स्टूडेंट्स नोट कर लेंगे वो सीटेन नंबर होता है। ये आपको लिए आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। सीटेन नंबर जो है वो डीजल की क्वालिटी को मेंशन करने के लिए होता है। तो ऑक्टेन नंबर जो है ये गैसोलीन की क्वालिटी को मेंशन करने के लिए है। ऑक्टेन नंबर कैन बी इम्प्रूव्ड बाय रीफॉर्मिंग। ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज करने का मेथड जो है वो रीफॉर्मिंग है, कि हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक डाउन करके तो ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों के सामने आइसो ऑक्टेन का फार्मूला भी लिखा हुआ है और एन ऑक्टेन का भी लिखा हुआ है। एन ऑक्टेन जो है वो स्ट्रेट चेन है और आइसो ऑक्टेन जो है ब्रांचिंग आ गई इसके अंदर। तो देखा ये गया है कि एन ऑक्टेन जो है वो इतना स्मूथली बर्न नहीं करता
ऑटोमोबाइल्स के इंजन में, जबकि आइसोक्टेन जो है वो बहुत ही स्मूथली बर्न करता है। तो एन ऑक्टेन के जलने से नॉकिंग यानी शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होती है, जिससे कि इंजन की एफिशिएंसी मुतासर होती है, जबकि आइसोक्टेन से नहीं होती। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर एंटी नॉक एजेंट्स, गिव देयर डिसएडवांटेज या गिव इट्स डिसएडवांटेज। एंटी नॉक एजेंट क्या है, इसका डिसएडवांटेज बयान करें। When poor quality fuel burns in an engine, it produces sharp metallic sound called knocking. तो ये knocking का भी क्वेश्चन आ सकता है कि what is knocking, how it produces या how it affects the efficiency of an engine। किसी भी ऑटोमोबाइल के इंजन की एफिशिएंसी को ये किस तरह से अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे नॉकिंग की। When poor quality fuel burns in an engine, it produces a sharp metallic sound called knocking, जिसे हम knocking कहते हैं। It reduces the efficiency of an engine. Knocking can be controlled by adding टेट्राइथाइल लेड एडिटिव, वो चीज जो हम बाहर से ऐड करके पेट्रोल के अंदर, तो उसकी जो है वो क्वालिटी को आर्टिफिशियली बेहतर करने की कोशिश करते हैं, एडिटिव कहलाता है, टेट्राइथाइल लेड है। तो 4 इथाइल के ग्रुप जो है वो एक लेड के साथ लगे हुए होते हैं, जिसे हम टेट्राइथाइल लेड कहते हैं, विच इज एन एफिशिएंट एंटी नॉक एजेंट। तो एक तरफ तो ये नॉकिंग को कंट्रोल करेगा, लेकिन दूसरी तरफ ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन का सबब बनता है। बट इट हैज सीरियस डिसएडवांटेज एज इट प्रोड्यूसेस लेड ऑक्साइड विच इज रिड्यूस्ड टू मेटेलिक लेड कॉजिंग एयर पोल्यूशन। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है, अकेला अकेला भी आ सकता है, मैंने दोनों को इकट्ठा कर दिया है। व्हाट आर एलिसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, गिव एग्जांपल्स। तो एलिसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक अलग अलग से भी आ सकते हैं कि व्हाट इज या व्हाट आर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स गिव एग्जांपल, या व्हाट आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स गिव एग्जांपल। तो बुक के अंदर एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन इस तरह से ही है कि व्हाट आर एलिसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स गिव एग्जांपल। तो मैंने इसलिए दोनों को इकट्ठा कर दिया, क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर से क्वेश्चन जो है वो आने के चांसेस ज्यादा होते हैं बोर्ड के पेपर में। तो दोनों की डेफिनेशन देख ले। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन अ रिंग ऑफ 3 or more कार्बन एटम्स and resembling aliphatic compounds, it has general formula CnH2n। अगर ये सैचुरेटेड है तो फिर ये फार्मूला होगा। अगर इसमें डबल बॉन्ड आ गया है, एक डबल बॉन्ड आ गया तो 2n के साथ -2 हो जाएगा, 2 डबल बॉन्ड आ गए हैं तो 2n के साथ -4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो बहरहाल आपको उस डिटेल में नहीं जाना। तो इसकी एग्जांपल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन है। इस तरह से चलते हैं स्टूडेंट्स हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की तरफ कि these compounds in which ring consists of more than one kind of atoms, यानी कार्बन के अलावा कोई दूसरे एटम भी मौजूद होंगे, और कार्बन के अलावा जो दूसरे एटम मौजूद होते हैं उन्हें हम हेट्रो एटम कहते हैं। फॉर एग्जांपल हेट्रो एटम्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये तीनों हो सकते हैं। आर ऑल्सो प्रेजेंट along with कार्बन एटम इन द रिंग। तो उनमें से 3 की एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने लिखी हुई है। तो आप लोगों की बुक में 4 एग्जांपल है, यहाँ पे 3 लिखी है, लेकिन पेपर के अंदर कम से कम 2 जो है वो आप लोगों को लिखना जरूरी होती है। फ्यूरेन है अगर ऑक्सीजन आ गया है, पाइरोल है अगर नाइट्रोजन आ गया है, थायोफीन है अगर सल्फर आ गया है। तो इस तरह से अगर 6 मेंबर रिंग है और नाइट्रोजन आ गया है एक जगह पे, तो फिर वो पिरिडीन कहलाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स, गिव एग्जांपल्स। कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या है, उनकी एग्जांपल्स दे। या बाज़ का ये भी आ जाता है कि पॉलीसाइक्लिक या मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या है, उनकी एग्जांपल्स दे। तो ये क्वेश्चन को आपने इस तरह से देखना है कि आप कंफ्यूज ना हो अगर ये बोर्ड के पेपर में आता है। तो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल ये आप लोगों के सामने लिस्ट जो है वो मैंने मोनोसाइक्लिक की भी दी हुई है, टॉल्वीन, फिनोल, एनिलीन वगैरह। ठीक है, कम से कम 2 आप लोगों ने जरूर याद करने हैं। तो ये मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। इस तरह से पॉलीसाइक्लिक के एग्जांपल में मैंने 2 दिए हुए हैं, नेफ्थालीन एंड एंथ्रासिन। तो आप ये दोनों जो है इनको याद कर लीजिएगा। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। डिफाइन फंक्शन ग्रुप, गिव नेम्स एंड फार्मूलाज ऑफ सम फंक्शन ग्रुप्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेनी मेनी टाइम्स बोर्ड के पेपर्स में आया हुआ है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन इस तरह से चेंज कर लेते हैं। डिफाइन फंक्शन ग्रुप, गिव नेम्स एंड फार्मूलाज ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप्स।
2 या 3 ऑक्सीजन कंटेनिंग पूछ लेता है, बाज बात वो नाइट्रोजन कंटेनिंग पूछ लेता है, तो बाज बात सिंपली वो पूछ लेता है कि गिव नेम्स एंड फार्मूलाज ऑफ सम फंक्शन ग्रुप्स। तो आप उसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हैं। तो फंक्शन ग्रुप की डेफिनेशन लिखते हैं, एन एटम आर ए ग्रुप ऑफ एटम आर ए डबल बॉन्ड आर ए ट्रिपल बॉन्ड विच प्रोवाइड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो हम फंक्शन ग्रुप कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सल एक फंक्शन ग्रुप है, ओ एच जो है ओ एच से ये लिखा जाता है, क्लास अल्कोहल में ये पाया जाता है। कार्बोक्सिल सी डबल ओ एच से लिखा जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्लास के अंदर पाया जाता है। इस तरह से अमाइनो ग्रुप NH2 से लिखा जाता है, अमाइंस के अंदर पाया जाता है। और लास्ट में लिखा है एसिड अमाइड CONH2, क्लास भी एसिड अमाइड है, एटसेट्रा। तो चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। From where does the energy come to excite the carbon atom during hybridization? कि हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन एटम को एक्साइट करने के लिए एनर्जी कहां से आती है? तो बिफोर एक्साइटेशन कार्बन एटम फॉर्म टू बॉन्ड्स, क्योंकि कार्बन की जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2px1 2py1, तो ये जो 2px1 और 2py1 है, ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन ये पहले से बॉन्ड बना लेते हैं, form two bonds, releasing sufficient amount of energy to excite the carbon atom. After excitation, carbon form 4 bonds and release almost double the amount of energy. ठीक है, और ये एनर्जी काफी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए। दिस एक्सेस एनर्जी इज मोर देन नीडेड फॉर एक्साइटेशन एनर्जी। और hence a tetravalent carbon atom is more stable than a divalent carbon atom. तो कार्बन जब 4 बॉन्ड बना लेता है तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, 2 बॉन्ड के साथ ये स्टेबल नहीं होता, इसलिए ये टेट्रावेलेंसी की तरफ मूव करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन sp हाइब्रिडाइजेशन गिविंग सूटेबल एग्जांपल। तो ये sp sp2 sp3 तीनों क्वेश्चन जो है वो आप आ सकते हैं, और सिंपल क्वेश्चन है, और कम से कम एक एग्जांपल आप लोगों ने इसमें जरूर देनी है। तो डेफिनेशन क्या है कि जब एक s का और एक p का एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं तो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास बनते हैं। It has a linear geometry. For example, beryllium chloride ethyl. When one s and one p atomic orbital intermix to give a set of 2 sp hybrid orbital, it has a linear geometry. For example, beryllium chloride and ethyl. So beryllium chloride और इथाइन दोनों इसके एग्जांपल हैं, तो दोनों मैंने मेंशन कर दिए हैं। दोनों में से जो आपको अच्छी लगे आप लोग इसको पिक कर लीजिएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन पूछी गई है, एग्जांपल पूछी गई है। When 1s and 2p atomic orbital intermix, so give a set of 3 sp2 hybrid orbital, it has trigonal planar geometry. For example, ethene है, यानी जब एक s का और 2p के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो 3 हमारे पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं स्टूडेंट्स, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री के साथ। तो मैंने एग्जांपल जो है वो ईथीन की दी है, इस तरह से आप लोग BF3 या BCl3 की एग्जांपल भी इसमें दे सकते हैं। तो एक एग्जांपल काफी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन पूछी गई, एग्जांपल पूछी गई है कि जब एक s का और 3 p के एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे तो हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जो कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के साथ नॉन कोप्लेनर अरेंजमेंट में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। यानी when 1s and 3p atomic orbital intermix to give a set of 4 sp3 hybrid orbital, it has tetrahedral नॉन कोप्लेनर ज्योमेट्री, फॉर एग्जांपल मीथेन। तो चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन आइसोमरिज्म, गिव आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन एंड पेंटेन। Two or more compounds having same molecular formula but different structure formula and properties are said to be isomers, and the phenomena is called isomerism। के दो या दो से ज्यादा अगर हम स्ट्रक्चर किसी कंपाउंड के ड्रॉ कर सकते हैं तो वो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एक दूसरे के आइसोमर कहलाएंगे स्टूडेंट्स, और इस फिनोमेना को आइसोमरिज्म कहते हैं। तो ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स हैं आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, एन ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है। पेंटेन के 3 आइसोमर्स हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एज वेल एज नियोपेंटेन, और साथ में उनके आईयूपैक नेम्स भी लिखे हुए हैं। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेटामरिज्म की डेफिनेशन करनी है। डिफाइन मेटामरिज्म, गिव एग्जांपल। तो मेटामरिज्म क्या है उसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। The compound having same molecular formula and function group but unequal distribution of carbon atom on both sides of the
फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ लगे हुए जो ग्रुप्स हैं वो अनइक्वल हो तो फिर क्या बन जाएगा, मेटामर बन जाएगा, और इस फिनोमेनन को हम मेटामरिज्म बोलेंगे। तो स्टार्ट में मैंने ये हम आइसोमरिज्म लिख दिया, ये आइसोमरिज्म लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो आप इसको एज सच ही कर सकते हैं। और एग्जांपल दी हुई है डाई इथाइल ईथर, मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर के ईथर जो है उसमें ऑक्सीजन फंक्शन ग्रुप है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ इथाइल लगा हुआ है, और दूसरे वाले आइसोमर में एक तरफ मिथाइल है, दूसरी तरफ प्रोपाइल लगा, सो मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर जिसे हम कहते हैं। इस तरह से 2 पेंटानोन और 3 पेंटानोन, या पेंटेन, पेंटन 2 ओन और पेंटन 3 ओन, सो 2 पेंटानोन और 3 पेंटानोन ये भी क्या है, मेटामेरिज्म की एग्जांपल्स हैं। तो ये स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट अगेन क्वेश्चन है, डिफाइन टॉटोमेरिज्म, गिव एग्जांपल। टॉटोमेरिज्म क्या है, इसके एग्जांपल दें। तो टॉटोमर्स क्या होते हैं, ऐसे आइसोमर जिनमें प्रोटॉन की शिफ्टिंग का डिफरेंस हो। दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर इन द सेम मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट एज ज्विटराइन, ये आप लोगों के सामने नीचे जो है वो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ अमीनो एसिड का सिंपल, के कार्बन के साथ 4 ग्रुप लगे हुए होते हैं, एक हाइड्रोजन होता है, दूसरा अल्काइल ग्रुप होता है, तीसरा अमाइनो ग्रुप होता है, चौथा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। अब ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ना, ये अपना प्रोटॉन शिफ्ट कर देता है किसको, अमाइनो ग्रुप को। तो कार्बोक्सिल जो है वो बन जाएगा COO नेगेटिव यानी कार्बोक्सिलेट आइन, और NH2 अमाइनो जो है वो बन जाएगा अमोनियम आइन NH3 नेगेटिव टाइप, तो इसे हम बोलते हैं ज्विटर आइन। इंटरनल साल्ट भी इसको बोलते हैं, डाइपोलर स्ट्रक्चर भी इसको बोलते हैं। बाज औकात ये क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि व्हाट आर ज्विटर आइन, हाउ दीज आर फॉर्म्ड, कि ज्विटर आइंस क्या है, ये कैसे बनते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपने इस तरह से भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये सिलेबस में नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेनी मेनी टाइम्स पास्ट पेपर्स के अंदर आया हुआ है। व्हाट आर ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म गिव नेसेसरी कंडीशन फॉर सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, कि सिस ट्रांस आइसोमरिज्म क्या है, इनकी नेसेसरी कंडीशंस बयान करें। द कंपाउंड्स हैविंग सेम structural formula but differ with respect to position of identical groups in space are called cis trans isomers and phenomena is known as cis trans या geometric isomerism। तो ऐसे आइसोमर्स जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाए और डबल बॉन्ड वाली कार्बन के साथ लगे हुए दोनों ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट हो और उनकी पोजीशन चेंज हो जाए, तो स्पेशल अरेंजमेंट भी इसे हम बोलते हैं। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स या सिस ट्रांस आइसोमर्स बोलेंगे, और फिनोमेना ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमरिज्म कहलाएगा। जैसा कि एग्जांपल दी हुई है सिस 2 ब्यूटीन एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो स्टूडेंट्स इसके नेसेसरी कंडीशंस नोट कर लें। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो बाज़ बड़े कंसेप्चुअल भी बना के देता है एग्जामिनर, तो नोट करते हैं इसकी नेसेसरी कंडीशन। पहली कंडीशन है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का होना। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है तो फिर ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म नहीं बनेंगे। मीन क्वेश्चन पांच पेपर में इस तरह से भी आया हुआ है कि ब्यूटाइन जो है वो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो नहीं करता जबकि ब्यूटीन शो करता है, रीजन बताएं। तो स्टूडेंट्स आपने क्या लिखना होगा, नेसेसरी कंडीशंस लिख के, प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और डबल बॉन्डेड कार्बन एटम मस्ट बी अटैच्ड विद 2 ग्रुप्स, के डबल बॉन्ड मौजूद होना चाहिए और डबल बॉन्ड वाली कार्बन 2 मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ अटैच होनी चाहिए, तो फिर ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो ब्यूटाइन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है बल्कि क्या है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो स्टूडेंट्स आप क्या कहेंगे कि एज ब्यूटाइन डज नॉट फुलफिल द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उसमें नहीं है, लिहाजा इसमें सिस ट्रांस आइसोमरिज्म या ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म नहीं पाया जाएगा। और ब्यूटीन में पाया जाएगा, क्यों, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है। अच्छा, बात का क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि 1 ब्यूटीन के अंदर जो है वो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म नहीं बनता जबकि 2 ब्यूटीन में बनता है। तो अगेन स्टूडेंट्स नेसेसरी कंडीशन का दूसरा पॉइंट देख ले कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम मस्ट बी अटैच्ड विद 2 डिफरेंट ग्रुप्स। अगर ये 1 ब्यूटीन है तो कार्बन नंबर 1 जो है वो दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं उसके साथ, अगर दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो डिफरेंट ग्रुप्स तो ना हुए, वो आइडेंटिकल है, इधर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है और इधर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है। और दूसरी तरफ जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके साथ दोनों ग्रुप डिफरेंट है।
ठीक हो गया। तो वन ब्यूटीन जो है वो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स को क्यों शो नहीं करेगा, क्योंकि कार्बन नंबर 1 जो है उसके साथ दोनों ग्रुप लगे हुए हैं, वो आइडेंटिकल सेम है, सिमिलर है, यानी हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो लिहाजा ये ज्योमेट्रिक आइसोमर्स को नहीं बनाएगा और टू ब्यूटीन बनाएगा। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि वन ब्यूटीन डज नॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म वेयर एज टू ब्यूटीन शोज, गिव रीजन। तो उसकी रीजन भी मैंने बता दिया आपको। इससे भी क्वेश्चन आता है कि टू ब्यूटाइन जो है वो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म नहीं बनाता, टू ब्यूटीन बनाता है। तो उसमें पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर मौजूद है तो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो टू ब्यूटाइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाई देयर इज नो फ्री रोटेशन अराउंड अ डबल बॉन्ड एंड फ्री रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड, डिस्कस सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, बाज का सिर्फ फर्स्ट वाला पोर्शन आता है, डिस्कस सिस ट्रांस वाला वो नहीं पूछता कि व्हाई देयर इज नो फ्री रोटेशन अराउंड अ डबल बॉन्ड एंड अ फ्री रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड। तो कहते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है उसमें क्या है, एक सिग्मा है दूसरा पाई है, और सिग्मा और पाई एक दूसरे के राइट एंगल पर होते हैं। ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो बिल्कुल फ्रीली रोटेट कर सकता होता है ना, आसानी से रोटेट कर जाता है। ठीक है, जब डबल बॉन्ड है तो दोनों बॉन्ड्स एक दूसरे के राइट एंगल पे हैं, तो एटम्स जो जहां लगे हुए हैं वो फिक्स हो जाते हैं स्पेस में, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। तो उनको फ्रीली मूव करवाने के लिए हमें पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। तो पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए अच्छी खासी एनर्जी चाहिए होती है, जो कि नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती। तो वही आंसर लिखा हुआ है, द रोटेशन ऑफ टू कार्बन एटम ज्वाइंड बाय डबल बॉन्ड could happen only if pi bond breaks. This need too much energy, whereas a single bond can rotate freely and easily, freely और easily rotate कर सकता है। उसके बाद सिस ट्रांस की वही डेफिनेशन लिख देनी है जो कि आप लोगों ने पहले लिखी है। तो थैंक्स सो लॉट स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, जो हमारा चैप्टर नंबर